हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित आल एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपके लिए ग्रुप डी जो परीक्षा आने वाली है 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए मैं 800 प्रश्न जो है रैपिड फाइट कराने वाला हूं दोस्तों। जो ऐसे प्रश्न होंगे जो परीक्षा में बार बार रिपीट होंगे दोस्तों, कई बार रिपीट होंगे, और वो हैं 800 प्रश्न साइंस और जी के दोनों के मिला के दोस्तों। तो ये पार्ट नंबर उसका 4 है और 3 पार्ट जो है अपलोड किए जा चुके हैं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए दोस्तों। 2018 वाली वैकेंसी में ये जो है प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है दोस्तों। मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें ये जो है लिखा हुआ नहीं था कि आरआरबी कौन सी जगह पूछा गया और किस तारीख को। मैंने सोचा कि आपको जो है लाइव प्रूफ के साथ दिखाना चाहिए, इसलिए जो है इसे एडिट नहीं किया गया है, डायरेक्ट आपके लिए लाया गया है दोस्तों। तो माना कि दोस्तों इसमें कुछ सरल प्रश्न भी हैं, कुछ कठिन भी प्रश्न है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो आप जो है इन्हें मिस मत कीजिएगा दोस्तों, इन सबको कवर कर लीजिएगा दोस्तों। 800 प्रश्न कोई ज़्यादा नहीं होते हैं दोस्तों। आपके जो प्रश्न है ये 8 से 10 दिन में कवर हो जाएंगे दोस्तों। वैसे मेरी 10 मिनट की वीडियो होती दोस्तों, अगर आप चाहोगे तो एक दिन में कम से कम 5-6 वीडियो देख सकते हो दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते। पहले क्वेश्चन से देखिए, किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। अब ये देखिए दोस्तों, 2 शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न। देखिए आरआरबी ग्रुप डी जो 5/10/2018 में परीक्षा हुई थी, उसमें शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था, और जो 1/10/2018 को परीक्षा हुई थी शिफ्ट सेकंड में ये पूछा गया। तो दोस्तों आपके लिए कहीं ना कहीं ये अधिक इम्पोर्टेंट है। तो किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान का क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घनत्व। देखिए कोई पदार्थ होता है और पदार्थ का आयतन और उसके द्रव्यमान का क्या कहलाता है, तो घनत्व कहलाता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, देखिए आप ये मत देखिएगा कि क्रम से नहीं है, 8 9 10 फिर 12 13 1 2 3 कहाँ गए दोस्तों। देखिए मैंने आपके लिए जो प्रश्न लिए हैं ये सिलेक्टेड हैं और अच्छे लेवल के हैं दोस्तों। मैं नहीं चाहता कि आपको जो है रामायण करवाऊँ, इसलिए जो प्रश्न मुझे लगा कि ये प्रश्न नहीं छप सकता, इसलिए उसे छोड़ दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, यदि किसी वस्तु का भार जो है 200 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। अब जी बराबर 10 मीटर होता है दोस्तों। आप याद रखिएगा, कभी भी अगर कोई फार्मूला लगाते हैं, अगर जी का मान वहाँ पर आता है तो आप 10 लगाएंगे। वैसे जी का मान अगर पूछा जाए तो 9.8 होता है दोस्तों। इसे जो है आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है जी का मान जो है 10 दिया गया है और वस्तु का भार है 200 न्यूटन, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, यानी बल बराबर क्या होता है दोस्तों, एम ए होता है। अब यहाँ पर एम तो हमें निकालना है, और यहाँ पर जो है जो है भार यहाँ पर दिया गया है 200 न्यूटन दिया गया है दोस्तों। 200 न्यूटन भार है, यानी कि एम बटे यहाँ पर जो है हम कर सकते हैं एम बटे जी। एम बटे कितना कर सकते हैं, जी, यानी कि 200 न्यूटन बटे कितना, 200 न्यूटन बटे 10। अब 200 को 10 से काटोगे तो 20 निकल के आएगा, यानी कि 20 किलोग्राम आपका आंसर सही हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, मतलब वैसे तो तीसरा है, यहाँ पर 10वां है। बल बटे त्वरण क्या है, बल और बटे त्वरण। तो देखिए संवेग है या गति है या द्रव्यमान है या दाब है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, अगर बल ऊपर होगा उसके नीचे त्वरण दिया हुआ होगा तो वहाँ पर द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, द्रव्यमान नहीं करता, या शीर्ष लंब नहीं करता, या पृथ्वी का आकार नहीं करता, या गहराई नहीं करती। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो द्रव्यमान दोस्तों। द्रव्यमान देखिए अगर किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का निकल कर आ गया, उसे फिर कहीं भी ले जाइए, द्रव्यमान चेंज होने वाला नहीं है। चेंज होने वाला क्या होता है, वो है वजन। अगर किलोग्राम में देगा दोस्तों तो वो जो है चेंज हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान किसी वस्तु का निकल आया तो द्रव्यमान जो है चेंज नहीं होगा। इसीलिए उसमें 9.8 जो वैल्यू है जी का मान है, इसीलिए उसमें ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, कि 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कि केवल आपको क्या करना है, भार ऊपर रखना है, यानी न्यूटन बटे कर देना है जी का मान, बटे में जी का मान। तो न्यूटन यहाँ पर है 450 न्यूटन, और जी का मान हमारा यहाँ पर देखा जाए तो जी का मान है हमारा कितना, यहाँ पर 10। जी का मान अभी बताया था मैंने 10 आपको, या तो आप ले सकते हो 9.8, या आप ले सकते हो मतलब 9.8 क्या, सीधा सीधा 10 ही लेते हैं हर कोई। तो यहाँ पर 10 लीजिएगा दोस्तों। कितना लोगे दोस्तों, 10।
और 10 से भाग दे दोगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 45 यानी कि 45। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 45 9 किलोग्राम, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है 9.8 वैल्यू है और यहाँ से हमने जो है 10 से भाग दिया है, इसलिए कहीं ना कहीं दोस्तों 45 से ऊपर थोड़ा बनने वाला है। तो इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दे दिया गया है, यहाँ पर 10 का यूज आप नहीं करोगे, क्योंकि इसीलिए जो है क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है कि आप 9.8 का यूज करेंगे। तो देखिए फार्मूला क्या है, न्यूटन बटे जी का मान। तो न्यूटन यहाँ पर है 980, कितना है 980, और यहाँ पर 9.8 से भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा दोस्तों, यहाँ पर चला जाएगा 10 बार, यानी कि 100 kg हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा 100 kg। दोस्तों अगर आप देखिए इसकी पीडीएफ भी चाहते हैं तो पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, लेकिन आपको वीडियो को कम से कम 100 लाइक से ऊपर पहुंचाना होगा। जैसे ही 100 लाइक से ऊपर पहुंचती है वीडियो दोस्तों, वैसे ही आपके लिए जो है पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी, और जो पिछले पार्ट भी अपलोड किए गए हैं उनकी भी पीडीएफ यहाँ पर अपलोड करा दी जाएगी दोस्तों। तो इसलिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा दोस्तों वीडियो, लेकिन जब पसंद आए आपको तभी लाइक कीजिएगा, वैसे लाइक मत कीजिएगा दोस्तों। देखिए ये भी आरआरबी ग्रुप डी 28/11/2018 में पूछा गया हो, ये सभी प्रश्न दोस्तों पूछे गए, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो पूछा नहीं गया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इनवर्स है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स है, तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा, तो उस पिंड का द्रव्यमान कितना होगा। आप देखिए उस पिंड का द्रव्यमान कितना होगा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिंड देखिए संवेग यानी कि यहाँ पर न्यूटन के बराबर कितना दे दिया हमें 50, ठीक है, और यहाँ पर जी के बराबर वेग दिया है, वेग जी के बराबर है, यहाँ पर हमें दे दिया है 5। तो हमने क्या बताया कि न्यूटन, हमने क्या बताया आपको, न्यूटन बटे यहाँ पर आपको रखना है जी का मान। अब जी का मान यहाँ पर हमें इन्होंने दिया है 5 दिया है, 5 वैसे 10 होता जी का मान, अगर नहीं देते तो हमने यहाँ पर 10 लगाते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो है मान दे दिया है कितना 5। तो 50 किलोग्राम लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 5 और भाग दे देंगे 5 × 50, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 kg। तो उस पिंड का द्रव्यमान हो जाएगा 10 kg दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 10 kg दोस्तों। आशा है दोस्तों अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, पूर्ण विश्वास है दोस्तों, क्योंकि मैंने एक टाइप के कम से कम 4 प्रश्न लिए हैं, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे थोड़ा करिए और जो है फिर से एक बार रिपीट कीजिए दोस्तों, और ख़ुद अपने हाथ से लगाइए, तब आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। गति के तीसरे नियम, जो न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, और वेग के बीच संबंध क्या है, तो संबंध क्या है, देखिए गति का तीसरा नियम क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया, और वेग क्या होता है, मतलब वेग वही होता है जो विस्थापन जैसे होता है, विस्थापन में चली गई दूरी को और जो है उसका जो टाइम निकलता है उसे ही हम वेग कह सकते हैं। तो गति का तीसरा नियम और वेग के बीच जो संबंध होता है वो स्थिति का होता है, किसका, स्थिति का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। मतलब ये चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं, 3 किसी प्रकार से समान है लेकिन एक समान नहीं है। तो यहाँ पर गति दिया गया है, समय दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है, त्वरण दिया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कैसे हो जाएगा, देखिए दोस्तों समय भी जो है चाल के साथ जो है परिवर्तन कर सकता है, यानी बदलता रहता है। त्वरण भी दोस्तों बदलता रहता है। गति भी जो है समय के साथ साथ बदलती रहती है, चाल के साथ जो है बदलती रहती है दोस्तों। लेकिन द्रव्यमान एक दफ़े निकल आया फिर उसे कहीं भी ले जाओ, द्रव्यमान बदलने वाला नहीं है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों मैं जितनी भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के समय आपको जो है बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी दोस्तों। और ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, स्टेज फर्स्ट में दोस्तों, और शिफ्ट फर्स्ट में ही पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह कारण किसका है। अब देखिए किसी पेड़ को जब हिलाते हैं तो उसकी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। अब या कोई चीज़ भी पकड़ लीजिए दोस्तों, तो उसे तेज़ी से हिलाएंगे तो वो भी जो है वस्तु नीचे गिर जाती। तो उसमें कौन सा बल होता है या किस कारण जो है वो गिरती है। मुक्त पालन होता है, या वेग होता है, या जड़त्व होता है, या आवेग होता है। अब देखिए दोस्तों, कोई वस्तु को जब हिलाओगे तो उसमें वेग होगा,
सही है ना, वेग होगा उसमें, आवेग भी होगा दोस्तों। और उस वस्तु को जब हिलाओगे, देखिए जब उस वस्तु को हिलाओगे उससे पहले तो वो मुक्त अवस्था में होगी, यानी कि उससे पहले तो नहीं हिल रही होगी, या तो हवा से हिल रही होगी या तो खुद आप स्वयं हिलाओगे। इसका मतलब है वो मुक्त पालन कर रही होगी। तो इन्हीं तीनों को मिलाकर देखिए एक नियम बनता है, वो है जड़त्व का नियम। और जड़त्व के नियम को न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। यह नियम कहता है कि दोस्तों कोई भी वस्तु है विराम अवस्था में, तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता है। तो आप जिस पेड़ को हिला रहे तो उस पर आपने बल लगाया, ये जड़त्व का कारण था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी दोस्तों। मेरी आवाज़ दोस्तों थोड़ी भरभरा रही होगी, आप जो है मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे जो है थोड़ी सर्दी हो गई है, इसलिए आप मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? अब देखिए दोस्तों ये 3 बार पूछा गया आरआरबी में, एक ही मतलब 11 को पूछा गया था और 26 को, 31 को, और शिफ्ट सेकंड में ये पूछा गया, थर्ड में भी, फिर थर्ड में 31/10/2018 को पूछा गया दोस्तों। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं जो है रिपीट होने वाले हैं दोस्तों, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी प्रश्नों को कवर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए अब इस वस्तु का जो द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? त्वरण हो जाएगा, या जड़त्व हो जाएगा, या संवेग हो जाएगा, या गति हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जड़त्व। क्या हो जाएगा दोस्तों? जड़त्व। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? जड़त्व। देखिए अब ये कैसे हो जाएगा, देखिए दोस्तों द्रव्यमान जब निकल आता है तो वो बदलता नहीं है दोस्तों, अभी पीछे हमने आपको बताया। और जड़त्व भी ऐसा ही दोस्तों, जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाएगा तब तक वो क्रिया नहीं करेगा। अगर क्रिया कर रहा है तो दोस्तों जब तक उस पर बल लगाकर रोका नहीं जाएगा तब तक वो रुकेगा नहीं। तो यहाँ पर जो है दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए जो है जड़त्व का मापन कहलाता है द्रव्यमान का मापन। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, बल समीकरण में F बराबर क्या होता है? तो दोस्तों मैंने अभी पिछली बार बताया आपको कि F बराबर होता है M। यहाँ पर F होता है बल, M होता है द्रव्यमान, और A होता है क्या? त्वरण। और A को हम G भी मान सकते हैं, G बराबर यहाँ पर हम 10 भी लगा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया MGH दोस्तों, याद रखिएगा, RRB LP में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट, या ओपेक, या ट्रांसपेरेंट कहते हैं, या विट्रियस कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर दोस्तों वो है ट्रांसपेरेंट। जिस सामग्री से रोशनी जो पारित होती है उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, टिंडल प्रभाव प्रकाश को संदर्भित करता है, बीच में क्या आएगा डैश लगाकर? तो क्या करता है? परावर्तन करता है, या परिक्षेपण करता है, या प्रकीर्ण करता है, या वर्तन करता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा परिक्षेपण। अब देखिए टिंडल प्रभाव होता क्या है? देखिए टिंडल प्रभाव वह होता है, आप जो है एक कमरे के अंदर बैठिए, और कमरे के अंदर देखिए अगर प्रकाश मतलब आपके घर पे आता है तो आप वहाँ पर बैठिए, लेकिन प्रकाश को किसी एक शीत से निकालिए, मतलब या किसी जंगल में जाइए, मतलब किसी बाग या खेत में जाइए दोस्तों जहाँ पर पेड़ अधिक हों। तो सुबह सुबह जब देखिएगा दोस्तों, जब प्रकाश जो है आता है, यानी सूर्य की किरणें जब आती हैं, तो धूल के कण उड़ते उड़ते दिखाई देते हैं। तो धूल के कण जो उड़ते उड़ते ये नोक की टाइप से दिखाई देते हैं दोस्तों, यही टिंडल प्रभाव होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा परिक्षेपण। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रक्षेपण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? अब ये देखिए दोस्तों RRB जेई में भी पूछा गया, RRB ग्रुप डी में भी पूछा गया, RRB ELP में पूछा गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा, ये कई बार पूछा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, और जो ग्रुप डी का है ये फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश का वेग है दोस्तों, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि विद्युत की चाल, तो विद्युत की भी चाल दोस्तों इतनी ही होती है, दोनों की इतनी ही चाल होती है, सेम प्रकाश की और विद्युत की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? हवा में होती है, या निर्वात में होती है,
या पानी में होती है या कांच में होती है। तो देखिए प्रकाश की गति जो है अधिकतम वो होती है दोस्तों निर्वात में, क्योंकि निर्वात में कोई वायु नहीं होती, निर्वात में कुछ नहीं होता, इसलिए जो है प्रकाश की गति उसमें बहुत अधिकतम होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन प्रश्नों को जो है आप मिस मत कीजिएगा दोस्तों। मैं आपके लिए जब इतनी मेहनत कर रहा हूं तो दोस्तों आपको जो है ये प्रश्न सारे कवर करने हैं, मेहनत कर लीजिएगा दोस्तों। 800 प्रश्न कोई ज़्यादा नहीं होते दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। जैसे ही पूरे पार्ट अपलोड हो जाएंगे दोस्तों, वो 3 से 4 दिन में ही आप देख सकते हो दोस्तों। लेकिन अभी जो है एक दिन में लगभग 1 या 2 पार्ट अपलोड किए जा रहे हैं दोस्तों। आपके जो है लगभग 12 तारीख तक पूरे पार्ट जो है अपलोड किए जा चुके जाएंगे, और जो है आप सारे पार्टों को जरूर देखिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन भी आता रहेगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो चैनल को सर्च करके जो है आप चेक कीजिएगा दोस्तों। चलिए अपने प्रश्नों पर पढ़ते हैं। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? आइंस्टीन के द्वारा, या न्यूटन के द्वारा, या प्लांक के द्वारा, या फैराडे के द्वारा? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लांक के द्वारा जो है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। तो देखिए न्यूटन ने 30 नियम दिए हैं, किसके दिए? गति के 3 नियम दिए। और फैराडे ने दोस्तों क्या दिया है? जो मोटर होता है मोटर का नियम दिया है, यानी कि यांत्रिक का नियम दिया है। अगला क्वेश्चन है, रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, यानी किस रंग का जो विचलन कोण है वो सबसे कम होता है? बैंगनी का होता है, या पीले का होता है, या नीले का होता है, या लाल का होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो लाल हो जाएगा। लाल रंग का विचलन कोण जो है सबसे कम होता है। अब क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा रंग है जिसका विचलन कोण जो है सबसे अधिक होता है? तो वो है दोस्तों बैगनी रंग। बैगनी रंग और लाल रंग ये दोनों याद रखिएगा। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तभी आप देखिए मतलब जब भी कोई लाइट होती है दोस्तों तो वो है जो है रेड कलर की बनाई जाती है। किस लिए? क्योंकि उसका विचलन कम होता है और वो लंबी दूरी तक जो है दिखाई देती रह सकती है। और बैगनी रंग जो है दूरी तक नहीं दिखाई देता है, वो एकदम अधिक फैल जाता है, तो इसलिए जो है इसका विचलन कोण अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकाश का फैलना, या हस्तक्षेप, या विसरण, या ध्रुवीकरण? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही तो इसे यार लाइक एंड शेयर भी करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी जो है जानकारी मिल सके और जो है उनकी भी ग्रुप डी परीक्षा निकल जाए, क्योंकि सभी लोगों ने 3 साल से बहुत मेहनत की है। अब नहीं चाहते कि चूक जाएँ दोस्तों इसमें, क्योंकि समय पर परीक्षा हो रही है, तो अब चूकना नहीं है दोस्तों, मेहनत बहुत अधिक करनी है दोस्तों। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप किसी भी चैनल से पढ़िए लेकिन ग्रुप डी परीक्षा निकाल लीजिएगा दोस्तों। चाहे यूट्यूब से पढ़िए या नहीं पढ़िए, मुझसे पढ़िए या नहीं पढ़िए, किसी से मत पढ़िए दोस्तों, लेकिन अपने आप से खुद पढ़िए, मेहनत जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं और माँ बाप का सपना यहाँ पर जरूर पूरा करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? अपवर्तन कर सकता है, या परावर्तन कर सकता है, या प्रिज्म कर सकता है, या विकिरण कर सकता है? तो देखिए दोस्तों सूरज की जो रोशनी होती है उसके संगठन रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो देखिए विभाजित करने का मतलब है, देखिए सूर्य में 7 रंग होते हैं, आपको पता होगा, नीला, पीला, बैंगनी, मतलब 7 रंग होते हैं कुल मिलाकर दोस्तों। तो उन्हें अलग अलग देखिए, हमको केवल श्वेत ही दिखाई देता है, यानी सफ़ेद वाइट हमें रंग दिखाई देता है जो सूरज का, लेकिन उसमें 7 रंग होते हैं। तो इसे अलग अलग माध्यमों कौन दिखा सकता है? वो है प्रिज्म। प्रिज्म के माध्यम से हम जो है अलग अलग रंग उसके देख सकते हैं कि कौन कौन से रंग सूर्य के जो प्रकाश में होते हैं दोस्तों। वैसे पानी के माध्यम से भी कई प्रैक्टिकल होते हैं दोस्तों, उसके माध्यम से भी आप जो है देख सकते हैं, कभी कैसेट के माध्यम से देख सकते हो दोस्तों। सूर्य के सामने कीजिए और तिरछी कीजिए तो जो है उसके 7 रंग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? दाब से, या जड़त्व से, या थ्रस्ट से, या संवेग से? तो देखिए गति का जो दूसरा नियम है वो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, यानी संवेग का मतलब संवेग से संबंधित है, और जो जड़त्व का है वो प्रथम नियम से संबंधित है। जड़त्व का जो है वो प्रथम नियम से संबंधित है। और गति का जो तीसरा नियम है दोस्तों, यहाँ पर तीनों नियम याद रख सकते हो आप, क्योंकि कोई भी नियम पूछा जा सकता है, और ये जो है रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। तो देखिए तीसरा जो नियम है वो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। अब देखिए न्यूटन का गति का दूसरा नियम यहाँ पर दिया गया है। दूसरा नियम क्या है दोस्तों?
दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है? नहीं करता है दोस्तों। जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है? नहीं, ये फर्स्ट नियम जाना जाता है। जड़त्व के नियम से फर्स्ट नियम जाना जाता है, अभी बताया मैंने दोस्तों। और बल के प्रभावों को समझने में सहायक है दोस्तों। तो यहाँ पर यही सही है, बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। और ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम से तीसरा नियम जाना जा सकता है, क्योंकि वही है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। देखिए, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के गति के नियम के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो समीकरण F बराबर ma यानी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण है दोस्तों, पिछली बार अभी जो आगे बताया था मैंने, तो ये जो न्यूटन है ये गति का दूसरे नियम से संबंधित है। यानी दूसरे नियम का जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है दोस्तों, उस संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है उसी से ये फार्मूला निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और ये भी बताइएगा दोस्तों कि इसमें आपको कितने प्रश्न आ रहे थे और कितने नहीं आ रहे थे दोस्तों। और ये भी बताइए कि कितने सरल लग रहे थे और कितने कठिन दोस्तों। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है, संबंध में व्याख्या प्रदान करता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पहला नियम होगा दोस्तों। पहला नियम कहता है, आपको मैंने बताया कि जब कोई कार्य कर रही वस्तु को अगर रोका जाएगा तो उसमें बल लगाया जाएगा, अगर नहीं कर रही तब बल लगाकर उसे चलाया जाएगा। तो यह पहला नियम कहता है। और दूसरा नियम कहता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और जो यहाँ पर डी दिया गया है कोई भी नियम नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर जो दिया गया है जानकारी है तो इसमें कोई ना कोई तो नियम जरूर लगता होगा। तो देखिए यहाँ पर तीसरा नियम लगता है। अब तीसरा नियम में मैंने बताया आपको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी किसी वस्तु को आप लोगे, अगर फेंकोगे, अगर वो किसी चीज़ से टकराकर वापस आती है तो यानी कि गई और वापस आई, यानी कि क्रिया हुई और प्रतिक्रिया भी हुई, यानी गई और वापस भी आई। यही जो तीसरा नियम है न्यूटन का दोस्तों, तो इसी से संबंधित है तीसरे नियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तीसरा गति का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति से तीसरे नियम के लिए सही है? बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, या बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, या बल दूरी पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बल जो है अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। वैसे दोस्तों यार, मुझे कोई टाइम नहीं समझ में आ रहा कि किस टाइम जो है आपके लिए ये पार्ट अपलोड किए जाएं, टाइम टू टाइम। आप मुझे जो है टाइम ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट में कि किस टाइम आपको जो है समय अधिक मिलता है, उस टाइम जो है मैं वीडियो आपको अपलोड कर प्रोवाइड करा दूं दोस्तों। देखिए, मैं आपके लिए जो भी कर रहा हूं दोस्तों बहुत ही जो है खोजबीन के कर रहा हूं दोस्तों। मतलब मुझसे जो भी बन रहा है मैं आपके लिए डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है। वैसे तो अभी कम से कम हो चुके होंगे 30-32 हमारे प्रश्न, लेकिन यहाँ पर 21 दिया गया है दोस्तों, क्योंकि इधर उधर से कटिंग करके मैं इन प्रश्नों को लाया हूँ दोस्तों। गति का प्रसिद्ध नियम दिया था किसने? तो मैंने बताया कि गति के 3 नियम तीन नियम जो हैं वो न्यूटन के द्वारा दिए गए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। और गैलीलियो ने दोस्तों, देखिए गैलीलियो ने सौरमंडल की गैलीलियो ने जो है उसकी दूरबीन का आविष्कार भी है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? लागू बल के। एक निकाय के संवेग में जो परिवर्तन होता है वो लागू बल के जो है समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब हमारा जो है फाइनल क्वेश्चन पर आ गए, यानी फाइनल पेज है दोस्तों। यहाँ से जो है हमारी वीडियो अब समाप्त होने वाली है। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। यह गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु होता है। और ऑप्शन सी दिया गया है कि उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु जिससे प्रकाश की किरणें आ रही प्रतीत होती हैं। या ऑप्शन नंबर डी सही है, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है जिसमें से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब के बाद गुजरती हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। यह जो है उस खोखले गोले का केंद्र होता है। गोलाकार दर्पण जो होता है वक्रता केंद्र का, भाई उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। यानी कि ये गोला मान लीजिए दोस्तों, अब इसे जब काटोगे तो देखिए या तो ये इधर वाला उत्तल बनेगा, ये तो फिर अवतल बनेगा, या ये उत्तल बनेगा तो ये अवतल बनेगा दोस्तों। यहाँ पर जो ये बनती है यही वक्रता केंद्र होती है दोस्तों। याद रखिएगा क्या होती? वक्रता केंद्र सी होती दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है, एपर्चर या मुख्य धुरी कहते हैं, या फोकस कहते हैं, या पोल कहते हैं। तो देखिए, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे हम कहते हैं फोकस, क्योंकि फोकस से ही तो सारा प्रकाश निकल के आएगा। कहाँ से निकल के आएगा? फोकस से। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, शायद अंतिम नहीं, एक प्रश्न और है अभी। एक दर्पण के वक्रता की फोकस की लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है। देखिए, तो फोकस और जो वक्रता केंद्र के बीच का संबंध है वो संबंध है F=2R, यानी कि फोकस जो होता है वो वक्रता केंद्र का त्रिज्या का दुगना होता है। यानी कि जो फोकस लंबाई होती है दोस्तों वो जो है त्रिज्या की दुगनी होती है, और त्रिज्या जो है फोकस की आधी होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या है सही आंसर? F=2R। यहाँ पर दोस्तों ये भी सही दिया गया है कि R=F2, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है उसे ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, कि वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध पूछा है। यहाँ पर 2R हो जाएगा दोस्तों। अगर वो पूछता कि त्रिज्या और फोकस की लंबाई के बीच का संबंध क्या है, तब हम इसे ये लगाते, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, तो इसका आवर्धन कितना होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये भी आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 में पूछा गया है, शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया है। देख लीजिए दोस्तों, सभी प्रश्न जो मैंने आपको कराए हैं वो आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए पिछली बार, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। मुझे कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि मैं पूरी सीरीज करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, आपको पसंद आ रही या नहीं आ रही दोस्तों, तो है कमेंट करिएगा, उसके हिसाब से जो है आगे पार्ट अपलोड आपके लिए किए जाएंगे। तो देखिए, यदि कोई वस्तु का 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, तो इसका आवर्धन कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है अगली वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। यहीं पर मेरी वीडियो अंत होती है दोस्तों। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 1 बाय 1 पार्ट आएंगे दोस्तों, और आपके पास नोटिफिकेशन भी आता रहेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।